बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज मुल्क के 3 हलकों में जिमनी इलेक्शन था। कराची के PS 88 में एक इंतहाई नाखुशगवार वाकया भी पेश आ गया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख अपने मुसल्लह गार्ड्स के साथ हलके में पहुंच गए। हवाई फायरिंग भी हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायत पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी भी डाल दी। ये आज की रात लॉकअप में रहेंगे। असल माजरा क्या है, ये हमारा आज का इशू होगा। जबकि वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने आज इंकशाफ किया, मरियम नवाज ने इलाज की घर से बाहर जाने के लिए हुकूमत से बैकडोर राब्ते किए थे, लेकिन वजीर आज़म ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है। मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि मैं इस हुकूमत को बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगी इंशाल्लाह कि मेरा नाम ECL से निकाले। मुझे इस मुल्क से कहीं नहीं जाना। ये प्लेजर मैं इनको कभी नहीं दूंगी। टीवी पे भी एक वजीर ने आके कह दिया कि मरियम को बाहर भेज दो, मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन मरियम इंशाल्लाह ताला बाहर नहीं जाएगी, आपको जाना पड़ेगा। मैं उस बीमारी की तलाश में हूँ जो जेनेटिक कैरियर के साथ जुड़ी है। शाही खानदान का हर फर्द जो है वो बाहर जाना चाहता है। मुआलिज जो है वो अब इनके इरादे भांग चुका है और सर्जन जिसका नाम इमरान खान है वो पाकिस्तान में उस सर्जरी को यकीनी बनाएगा। वो मोहतरमा ने फैसला करना है कि वो फेस की सर्जरी है, दिमाग की सर्जरी है, आंखों की सर्जरी है या दिल की सर्जरी है। ज्यादा चांस ये है कि वो फेस की सर्जरी के लिए हाथ पांव मार रही हैं, तो सर्जन हर तरह की सर्जरी यही करेगा। मरियम नवाज साहिबा ने इस बात का इकरार कर लिया है कि वो PDM के मुस्तकबिल के बारे में उनको बिल्कुल अंधेरा नजर आ रहा है और ये वक्त है उनको मुल्क से बाहर जाने का, जिसका कि अंदिया उन्होंने दे दिया, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि एक उनकी सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। तो हमें नहीं समझ आती है कि ये कैसी सर्जरीज हैं जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। तो ये अपने लिए वो राह हमवार कर रही हैं, लेकिन जाहिर है जो कोर्ट्स फैसला करती हैं वो तो कोर्ट्स करेंगी, लेकिन हमारी तरफ से तो उनको कोई इजाजत नहीं होगी। क्या वाकई ऐसे राब्ते हुए थे, हम ये भी डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 2 टिकट्स भी मुतनाज़ा हो गए। पहला टिकट खातून अव्वल की दोस्त फरा खान और दूसरा टिकट लियाकत तरकई का है। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। उस्मान डार साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और इस वक्त एक ऐसे हल्के में बैठे जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। हमारे साथ नासिर हुसैन शाह साहब हैं, सिंध के सूबाई वज़ीर हैं, और खुर्रम शेर ज़ुमान साहब भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। खुर्रम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। खुर्रम शेर ज़ुमान साहब आपकी तरफ। सर, ये फरमाइएगा कि हलीम आदिल शेख साहब का इशू है, वो असला लेके क्यों चले गए एक पोलिंग स्टेशन में जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, जहाँ पे दोनों पार्टीज मौजूद हैं? तो वो जाहिर एक सरीहन उन्होंने इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी की, तो आपको चाहिए था कि आप खुद ही केस कर देते या उनको रोक लेते। खुर्रम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नासिर साहब, ये फरमाइए। नासिर साहब, आपकी तरफ आ रहा हूं। नासिर, ये फरमाइएगा कि इशू क्या था बेसिकली। वो हलीम साहब का ये कहना है कि आपकी तरफ से फायरिंग हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। चौधरी साहब, वहाँ पे मीडिया भी थी और सोशल मीडिया पर भी क्लिप हैं, आपकी मीडिया पर भी क्लिप है कि फायरिंग या जो वेपन्स थे वो किन के पास थे। और ये सुबह से हलीम आदिल साहब एक पूरा लश्कर लाओ लश्कर लेके हर पोलिंग पे जा रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे पोलिंग के प्रोसेस को, और जो स्ट्रॉन्ग होल्ड थे पीपल्स पार्टी के, ताकि वहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो स्लो हो। और इनके लिए DRO ने फिर एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि आप इनको यहाँ से बाहर निकाल दें, क्योंकि वो लेटर मौजूद है कि जिसमें ये DRO साहब ने कहा, ये कोई सिंध गवर्नमेंट के किसी अफसर या किसी और का नहीं था अहकामात, क्योंकि इलेक्शन वाले दिन जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हों वहाँ की इंतजामिया मातहत होती है DRO की बात का, और वो उन्हीं की बात को मानते हैं। और उन्होंने कहा कि इनको ले जाएं, ये यहाँ पे डिस्टर्बेंस कर रहे हैं।
और ये जहाँ पे वाकया हुआ वो होल्ड है पीपल्स पार्टी का, जहाँ पे लास्ट इलेक्शन में भी बड़ी भारी अक्सरियत से पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट मिले। ये नहीं विशाल साहब ठीक है, ये बात आपकी इस हद तक दुरुस्त हो सकती है, लेकिन जो गिरफ्तारी डालेगी वो उनके पुराने केसेस में डालेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये चाह रहे थे कि किसी ना किसी तरह वो थाने पहुंचे तो पुराने केस खोल के उनको गिरफ्तार कर ले। ये इशू नहीं है, वो उसकी इंक्वायरी तहकीक सब हो रही है। हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, लेकिन कोई कानून से बालातर भी नहीं। मैं अलीम आदिल साहब हूँ, मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, वो कानून से बालातर नहीं है। अगर इलेक्शन वाले पोलिंग डे पे जब एक कानून एक है कि भाई कोई भी वेपन्स के साथ नहीं जा सकता, तो आप देख सकते हैं जो वीडियो क्लिप्स में आपके अपने मीडिया की एक्सप्रेस की गाड़ी भी नजर आ रही है, वो ही आपको आपकी नुमाइंदे बताएंगे कि फायरिंग किस तरफ से हुई, किसने की और ज्यादा नहीं। अच्छा ये फरमाइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने फायरिंग नहीं की वहां पे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी लोग फायरिंग कर रहे थे। सर वो आपके बताएंगे आपके लोग कि कहां से फायरिंग हुई, कोई ऐसा नहीं था, इन्हीं के लोग फायरिंग कर रहे थे। जाहिर है वो पूरा इलाका था पीपल्स पार्टी के लोगों का, इन्होंने वहां पे जाकर ऐसे धौंस और जो भी किया उन्होंने, उसके क्लिप्स भी मौजूद हैं, तो उस पर जाहिर है झगड़ा हुआ और फिर इनके लोगों ने फायरिंग की। पुलिस भी आ गई, रेंजर्स भी वहां पे मौजूद है, आपको नजर आ रही होगी। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, ये कहीं से कोई घड़ी वाली बात नहीं है किसी ने कोई बना दी हो ताकि उनको कोई हमने तंग करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे कभी इस तरह के कोई एक्शन नहीं दिए, ये भी जो हुआ है कानूनी तौर पर हुआ है। आप शाह साहब साथ ही रहिएगा, मैं क्योंकि खुरम शेर समाज साहब से राब्ता नहीं हो रहा, वो अभी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन सरद उस्मान डार साहब से पूछते हैं। डार साहब ये फरमाइएगा सर, ये अपोजिशन लीडर हैं हलीम आदिल शेख साहब, वो जब खुद एक कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, गार्ड्स लेके असला लेके एक पोलिंग स्टेशन में पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद जाहिर है इस किस्म की सूरत हाल तो पैदा होगी, तो आपको चाहिए कि आप उनसे पूछें। देखिए चोई साहब, मैं समझता हूँ अलीम आदिल शेख साहब सिंध गवर्नमेंट के असाब पे सवार हैं। चंद रोज कबल आपने देखा वो डिमोलिश कर देते हैं जाकर, उनकी बकायदा कोर्ट का ऑर्डर मौजूद था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन लोगों पे लग चुकी है। अब ये असले की आड़ में जी वहां आगे हैं। सियाल कोर्ट में चौधरी साहब NA 75 डस्का में इलेक्शन हो रहा है, खुरम दस्तगीर साहब आपके प्रोग्राम में बैठे हैं, पूछे कितने चक्कर यहाँ लगा के जा चुके हैं ये इलेक्टेड MNA या PMLN के। इनके 2 दर्जन से ज्यादा MNA रोजाना की बुनियादों में सियालकोट में है जहाँ इलेक्शन हो रहा है। इसी तरह MPAs हैं, पूछे इनके साथ कुछ किया जा रहा है। मकसद ये है कि ये इलेक्शन कमीशन के लेकिन पोलिंग के दिन अगर ये लेकर आएंगे तो फिर तो एतराज किया जाएगा। दूसरा, अगर ये असला लेके आएंगे, गार्ड्स लेके आएंगे, तो फिर तो उनसे पूछा जाएगा। ये तो सारा कुछ साथ लेके घूम रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ हम तो इनको पूरा फ्री हैंड दे रहे हैं, लगाएं पूरा जोर सियालकोट में ये इलेक्शन जीतने के लिए। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट को हौसला करना चाहिए था। अगर मकसद ये ऐसी छोटी छोटी चीजें पकड़ के अलीम आदिल शेख को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, ये असला निकल आया, ये चीजें बताती हैं कि ये किस तरह खौफजद हैं, क्योंकि वो आए रोज इनके गवर्नेंस के इश्यूज जो सिंध में अलीम आदिल शेख, लेकिन उसमें डॉक्टर साहब एक 2 इश्यूज और भी हैं। एक इशू ये है कि ये कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के कहने पर हुई है, सिंध गवर्नमेंट के कहने पर नहीं हुई। और दूसरी बात एक होती है जिम्मेदारी, आप अगर अपोजिशन लीडर है तो आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है, फिर आपको असला लेके एक पोलिंग स्टेशन में नहीं जाना चाहिए। देखिए अगर वो लाइसेंस्ड असला था, पहले तो ये तय करना सिंध हुकूमत ने किया कि वो नाजायज असला लेके घूम रहे थे जिसका लाइसेंस नहीं था। दूसरी तरफ खुद ये सब कुछ कर रहे थे और पूरी वीडियोस मौजूद हैं किस तरह सिंध गवर्नमेंट की पुष्पिनाई में। सर ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है ना, जब ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी होगी तो उस पर एक्शन भी होगा। देखिए जोई साहब, मैं तो इस बात का खुद सपोर्टर हूं। मैं इसीलिए इस्तीफा दे के, आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा मैं आज वजीर आजम का मावने हुसूसी नहीं हूं, मैं इस्तीफा दे के सियालकोट कैंपेन में हिस्सा ले रहा हूं, इसीलिए कि ज़ाब्ता इलाक यही कहता है जी कि आप एज ए मावने हुसूसी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन कमीशन में नहीं आ सकते हैं, तो मैं इस्तीफा दे के आके यहाँ कैंपेन कर रहा हूँ। तो ये बात नहीं है, हम कानून की पासदारी करते हैं। मैंने भी इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट को सामने मद्देनजर रखते हुए इस्तीफा दिया चोई साहब, और यहाँ आके कैंपेन कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात,
बहुत अच्छी बात। मैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब की तरफ जाऊंगा, आप रुकिएगा साथ, आप साथ ही रहेगा। खुर्रम साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो नया आज इंकशाफ हुआ है कि मरियम साहिबा ने कोई रब्ता कर लिया गवर्नमेंट से, कोई बैकडोर आपने कोई रास्ते शुरू कर दिए हैं कि मरियम साहिबा ने सर्जरी करवानी है, वो बाहर जानी है, गवर्नमेंट ने डिक्लाइन कर दिया है, तो ये पिछले चैनल को इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल गलत है। जिसी हुकूमत ने अभी हालिया चंद पिछले दिनों में ब्रॉडशीट के मामले पर झूठ बोला है, ट्रांसमी इंटरनेशनल के मामले में झूठ बोला है, फॉरेन फंडिंग के मामले में रोज़ झूठ बोल रहे हैं, ये एक और झूठ ऐड हो गया। मरियम नवाज साहबा का पासपोर्ट अदालत में है, और अगर उन्होंने कोई ऐसी बात करनी होती तो अदालत से ECL जो ना ECL पे है ना, ECL तो ज़ाहिर गवर्नमेंट ने वहाँ से नाम निकाला। नहीं वही ECL से गवर्नमेंट नाम निकाल भी दे तो अदालत के पास उनका पासपोर्ट है, उनका पासपोर्ट हुकूमत के पास नहीं है। तो उनको अगर कोई ख्वाहिश थी तो वो ज़रूर अदालत से रुजू करती, लेकिन उन्होंने ना ही अदालत से रुजू किया है ना ही हुकूमत से रुजू किया है। मेरी गुजारिश है कि अगर इनके पास कोई नाम है जो बैकडोर चैनल है तो पब्लिक कर दें, सबके सामने बात खुलकर आ जाए, किस दिन किया था, किसके जरिए किया था, क्योंकि बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके ज़हन में कोई हो सर, क्योंकि ये फवाद चौधरी साहब की तरफ से आया, पेशेवली फराज साहब की तरफ से आया, फिर फरदौस आशिक अवान साहबा ने जो कुछ कहा वो भी आपके सामने है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिक्लाइन कर रही है, वो कह रही है कि ऐसी बात हुई नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पासपोर्ट ज़ाहिर है वो कोर्ट के पास है, और अगर वज़ीर दाखिला चाहें भी तो जब तक पासपोर्ट नहीं होगा मरियम साहबा बाहर नहीं जा सकेंगी। देखिए चोई साहब, मैं समझता हूँ मरियम सफदर साहिबा ने कौम को आधा सच बताया, पूरा सच नहीं बोला उन्होंने। आधा सच ये था कि वो ठीक कह रही थी कि उनकी एक मामूली सी सर्जरी है जिसके लिए उन्हें बाहर जाना है। इस पे तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पूरा सच ये था कि उधर जाने के लिए ये, जैसे आप कह रहे हैं, अगर ये वो मान रही हैं उन्हें सर्जरी करवाने के लिए बाहर जाना है, वो सर्जरी पाकिस्तान से बाहर ही हो सकती है, जो कि एक मामूली नौयत की है, साथ ये भी कह रही हैं, तो फिर ये खुद इस बात का इशारा दे रही हैं कि बाहर जाने के लिए फिर हुकूमत से ECL से नाम निकलवाना है ना। तो आधा सच वो कौम के सामने रख रही हैं अपनी सर्जरी की। लेकिन वो अगर आप पूरा क्लिप सुने ना, उसमें डॉक्टर साहब वो ये भी है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, पहले ये जाएंगे फिर वो जाएंगी। चोई साहब, ये कौन सी मामूली सर्जरी है? हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर इतने अहल नहीं है। ये क्यों शरीफ खानदान आए रोज हमारे पाकिस्तान के काबल डॉक्टर्स की तहजीब करते हैं ये लोग? कौन सी ऐसा इलाज है जो आज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है? क्या 22 करोड़ पाकिस्तानी? ये बात आपकी ठीक है। ये खुर्रम साहब जवाब दे, आप जवाब दे खुर्रम साहब, कौन सा ऐसा इलाज है जो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है? कौन सी सर्जरी? पूछने तो दे ना, पूछने तो दे जी खुर्रम साहब। ये वही इलाज है जिसके लिए इमरान खान साहब जब गिरे थे एक स्टेज से 2013 के इंतखाबात से पहले, तो पहले वो अगरचे अपने अस्पताल गए, फिर उन्हें बाहर जाना पड़ गया। बाज़ ऐसे सिचुएशंस होती हैं जो पाकिस्तान में अगरचे बहुत अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में बाज़ टेक्निक्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होती, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि मरियम बीबी ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की जिसके ऊपर 4 वफाकी वज़रा जो हैं वो आज उन्होंने अपना पूरा रागे दरबारी गाया है। तो ये जब ऐसी कोई बात ही नहीं है, अगर कोई ऐसी बात होगी तो खुलकर होगी, वो कोर्ट में जाएंगी और कहेंगी कि मुझे मेरा पासपोर्ट वापस किया जाए क्योंकि मुझे ज़रूरत है, तो वो बात खुलकर सामने आ जाएगी। यहाँ जो बात हुई नहीं है उसके ऊपर 4 वफाकी वज़रा बयान दे दें। मेरा फिर इनसे इस्तदा है, अगर इनके पास एविडेंस है बता दें किस दिन किस शख्स के जरिए किसको पैगाम भिजवाया गया, हम मान जाएंगे। इस तरह के झूठ खुदा के लिए पाकिस्तान के अवाम को गुमराह न करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे किसी ने राब्ता किया है कोई? आप तो गवर्नमेंट के अंदर है, जाहिर है आपने इस्तीफा दिया, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट का हिस्सा तो है, आपको पता होगा कहां से राब्ता हुआ, किसके साथ राब्ता हुआ, कोर्ट क्या अदालत के साथ राब्ता किया गया था, एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ता किया गया था, या गवर्नमेंट के साथ राब्ता किया गया था? क्योंकि जो मैं असेस कर सका आप लोगों की गुफ्तगू से वो ये था कि गवर्नमेंट से राब्ता किया गया, क्यों तभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिक्लाइन की इस कोशिश को। तो ये बेसिकली राब्ता किसने किया था? देखिए जोई साहब, पहले तो मैं खुर्रम दस्तगीर साहब को ये बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, से तो दुरुस्ती अता फरमाए, जब भी उन्हें इलाज के सिलसिले में जरूरत महसूस हुई वो शौकत खानम गए हैं। इनकी तरह बार बार लंदन के चक्कर नहीं लगा रहे वो, या कहते हैं कि हमारे सर्जरीज बाहर हैं। बाय द वे पाकिस्तान में भी बड़ी बड़ी अच्छी कॉस्मेटिक सर्जरी करने वाले हमारे सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, ये फिक्र ना करें।
जिस तरह की भी ये सर्जरी चाहेंगे इनकी यहाँ हो जाएगी। दूसरी तरफ मैं अब आता हूँ, आप सेनेट के टिकट दे रहे हैं, वही है कॉस्मेटिक सर्जरी वाले, वही लोग हैं जिन्हें आप सेनेट के टिकट दे रहे हैं। सुन तो लेना मेरे भाई, यार बात तो मुझे पूरी कर लेने दो। दिल पे लग गई है बात चोई साहब इनके, सच हमेशा दिल पे लगता है। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि वैसे कौन है सर्जरी वाले? जी ये तो बताएंगे, मुझे क्या पता। पीटीआई ने टिकट दी है, आप लिस्ट पढ़ लें, नाम पढ़। लियाकत तरकई साहब जो है वो डॉक्टर नहीं, एक तो दिलचस्प बात है ना कि लियाकत तरकई साहब, फैसल सलीम साहब, जीशान खानजादा साहब, ये 3 लोग हैं जिन्हें सेनेट के टिकट दिए, जिनका ताल्लुकात एक ही कारोबार से है, जो सिगरेट्स का कारोबार है। और जिसमें लियाकत साहब के जो एक बेटे हैं वो ऑलरेडी सीनियर वजीर हैं। लियाकत साहब का नाम पैनामा केसेस में भी आया है। तो ये अजीब बात है कि पीटीआई पहले जो हैं वो अरबपतियों को, खरबपतियों को टिकट देते हैं, फिर शोर पड़ता है और फिर कहते हैं देखिए हमने टिकट वापस ले लिया, हम कितने अजीम लोग हैं। भाई बात ये जमात है ना, जब प्रोटेस्ट होगा जो नहीं, जो प्रोटेस्ट की बात, इसका मतलब है तो सीरियस लेगी ना कि मोहतरम वजीर आजम इमरान खान की जजमेंट दुरुस्त नहीं है। बहुत अच्छी ग्रेव एरर। आप भी कई बार ऐसा करते सर, टिकट लेके वापस। यहाँ बार बार हो रहा है ना, यहाँ बार बार हो रहा है। यहाँ पहले अब्दुल कादिर साहब के बारे में हुआ, अब नाम तरकई साहब का आ रहा है, और भी नाम आना शुरू हो गए हैं। भाई क्या ओरिजिनल जजमेंट करते हुए हुक्मरान पार्टी के जो सारे सीनियर लोग हैं उनकी जजमेंट्स खत्म हो गई थी कि उन्होंने नाम रिलीज कर दिए, पब्लिक कर दिए। जब उन पर शोर उठा और मीडिया ने हकाइक बाहर निकाला शुरू किए तो नहीं हम तो वापस कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जॉय साहब कि आप कहते हैं कि अच्छा जी हमने पेट्रोल की कीमत 25 रुपए घटा दी, हमने बड़ा अजीम काम किया, और पेट्रोल मुल्क से गायब हो गया। फिर 25 रुपए बढ़ा दिया, तेल की कंपनियों को 350 अरब रुपए का फायदा हो गया। उन्होंने कहा जी हम तो बड़े अजीम लोग हैं, हमने तेल दोबारा जो है वो प्रोवाइड कर दिया। तो ये बार बार हो रहा है, ये एक दफा नहीं हो रहा कि जनाब ये हो गया वो हो गया। डॉक्टर साहब ये इशू बड़ा सीरियस है कि ये जो फराह खान साहिबा है, जब उनको टिकट दे दिया गया, गो वो एक ओरिजिनल कैंडिडेट तो नहीं है, वो कवरिंग कैंडिडेट हैं, लेकिन अगर फर्ज करें कि डॉक्टर जरका जो है वो किसी वजह से इलेक्शन में नहीं आती या वो इनकार कर देती है एन वक्त पे, तो फराह खान जो है वो डेफिनेटली वो इलेक्ट हो जाएंगी। तो ये फराह खान साहिबा जो हैं इनका पार्टी के साथ क्या ताल्लुक है, ये भी एक सवाल है, क्योंकि जो एहसन जमील गुजर साहब जो हैं उनके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो सारी बातें आपके सामने है। फराह खान साहिबा जो हैं पार्टी में न्यू वारद हैं, नई आई हैं, ये है। और इसके अलावा ये जो लियाकत तरकई साहब को टिकट दे के नजीबुल्लाह साहब से टिकट वापस लेके, तो ये हो क्या रहा है? एतराज़ात तो आप पे किए जाएंगे। देखिए चोई साहब, पार्लियामेंट बोर्ड ने फैसले किए, अगर फैसले में कहीं कोई ऐसा सच फैसला नहीं बेहतर हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है अपनी जमात पे, अपने लीडर पे। इतनी जमहूरियत है इस जमात में, पीटीआई में, किसे सुना जाता है। 24 घंटे बाद फैसला वापस लेने की क्या जरूरत है? चोई साहब, बादशाह सलामत की तरह फैसले नहीं किए जा रहे हैं। अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड ने 1-2 नाम ऐसे दिए जिन सेनेटर्स के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो वो टिकट्स वापस हो गए। ये इस बात की तरफ इशारा है कि इस बात में अच्छा, वैसे ये फराह खान का जो टिकट है सर, फराह खान का टिकट, कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होगी, कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा ना, ये किस वजह से जारी हुआ? देखिए, फराह खान को जो भी टिकट जारी हुआ है वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बेहतर तौर पे बता सकता है, लेकिन मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहता हूं ना, आप उस पे बात करें। फराह खान का तो ऐसा देखिए ना, कवरिंग कैंडिडेट तो आपकी पार्टी का कोई और शख्स भी हो सकता है जिसने 20 साल 25 साल पार्टी के अंदर लगाए हैं। ये जो खातून अव्वल के साथ उनका जो एक ताल्लुक है उसकी बेस पे जाहिर है फिर लोग एतराज कर रहे हैं ना, आपकी पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही। देखिए जोई साहब, पहले तो ये हमारी जमात का इस्तेकाक है, जिसको भी हम चाहें टिकट दे सकते हैं, और जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला कर रहा है अगर उसके ऊपर तहफाजात आ रहे हैं वो रिव्यू में भी जा रहे हैं, मैंने आपको कहा हम भी कर रहे हैं। बादशाह सलामत तो ये हुआ ना, और जिनको ये बादशाह सलामत कह रहे हैं उन्होंने परवेज रशीद को टिकट दिया जो कहीं दूर दूर तक अरबपति नहीं है, उसने मुशाहिदुल्लाह खान को टिकट दिया, दूर दूर तक अरबपति नहीं है, प्रोफेसर साजिद को टिकट दिया, दूर दूर तक अरबपति नहीं है, उसके बाद आजम नजीर तारड़ दूर दूर तक अरबपति नहीं है। वैसे आजम नजीर तारड़ साहब का आपकी पार्टी के साथ क्या ताल्लुक है सर? जी वो हमारे वकील है सर, और नहीं, वो हमें असिस्ट कर रहे हैं, वो बड़े अरसे से हमारी पार्टी के मामला। राजा जफरुल हक साहब 30 साल की वाबस्तगी उनको ड्रॉप करके आपने राजा साहब को ड्रॉप नहीं किया, राजा साहब ने खुद ये कहा कि सर नहीं, उन्होंने बाकायदा अप्लाई किया सर टिकट के लिए। उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतनी टाइट सिचुएशन है तो उन्होंने खुद रजा करारा तौर पर कहा कि मुझे उन्होंने रजा करारा तौर पर नहीं कहा सर। नहीं, आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनसे आज आप कहेंगे ना, कल तक वो नहीं कह रहे थे। नहीं, देखिए यही तो बात है
कि जो पार्टी के सीनियर अरकान है वो जब देखते हैं कि पार्टी ने आगे जाना है और एक टाइट तो ये फैसला तो वो कर रहे हैं। देखें ना, लियाकत तरकई साहब अगर उनको सूट करते हैं नहीं तो उन्होंने कर दिया। हमने अभी तक अपना कोई सेनेट का टिकट अनाउंस करके वापस नहीं किया। हम अपने 5 अशखास पर खड़े हैं, हमने कवरिंग कैंडिडेट जरूर अनाउंस किए, लेकिन हमारे जो 5 मेन कैंडिडेट वो मौजूद हैं। और देखिए उनके पैसे मतलब देखें वो कोई सिगरेट राना मकबूल साहब को आपने पिछली बार टिकट दिया था। राना मकबूल साहब का पार्टी के साथ क्या ताल्लुक है? एक आईजी थे वो, और उनके ऊपर एतराज ये किया जाता था कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब की जुबान जख्मी की थी। हालांकि वो बिल्कुल गलत और झूठ इल्जाम नहीं, वो तो आसिफ अली जरदारी साहब खुद क्लेम करते थे। नहीं, उन्होंने आज तक कभी पब्लिकली क्लेम नहीं किया। वो किसी इंटरव्यू में क्लेम कर लेंगे तो मैं मान लूंगा। उन्होंने अपनी जुबान दिखाई और उसके बाद उसके नहीं वो अगर क्लेम कर लेंगे, लेकिन वो राना मकबूल साहब उसको बिल्कुल। बात यह है कि इन सब अशखास ने जिनको टिकट दिए उन्होंने किसी ना किसी तरह पार्टी के लिए काम किया। मतलब राना मकबूल साहब ने क्या किया था? वो पार्टी लीडर्स को असिस्ट करते रहे बहुत सारे कानूनी मामलात में। वो जब आईजी थे, पुलिस के साथ रिटायर हुए, आपने टिकट देकर उनको सेनेट में मुंतखब करवा दिया। वो आज तक पार्टी के बिहाफ पर किसी जगह अपीयर नहीं हुआ सर। नहीं, उन्होंने ना सेनेट के अंदर कभी बात की, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, ना वो किसी टॉक शो में आए, ना उन्होंने पार्टी को पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी सेनेट में जिन लोगों के पास एबिलिटी, स्पेसिफिक एबिलिटी है, राना साहब के पास लॉ इन्फोर्समेंट की एबिलिटी है, कानून की एबिलिटी है, उस तरह के लोगों को पार्टियां टिकट देती हैं ताकि वो उनको असिस्ट कर सके बहुत सारे कानूनी मामलात में, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात। ये लियाकत तरकई साहब एक बिजनेसमैन है, वो इन्होंने इसलिए उनको इलेक्ट करवा रहे होंगे कि कल वो बिजनेस नहीं, तो एक ही बिजनेस से 3 लोग चाहिए। लियाकत तरकई भी चाहिए, फैसल सुल्तान साहब भी चाहिए, और ज़ीशान खानजादा साहब भी चाहिए, और सीनियर वजीर साहब पहले ही हैं शाहराम तरके। इतने ज्यादा लोग चाहिए एक ही कारोबार। साहब जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए सर। वैसे लियाकत तरकई साहब क्यों सर, जब आपने अपने वालिद हैं उनके, एक सीनियर वजीर के वालिद हैं, दे दिया है नजीबुल्लाह खान खटक साहब को, फिर उनसे वापस लेके आप ऐसे लग रहा है जैसे प्रेशर में आके लियाकत तरकई साहब को आपने टिकट दिया। देखिए चोई साहब, एक बड़ी अहम सेनेट की टिकट की आप बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये भी खुर्रम दस्तगीर साहब को कौम को बताना चाहिए कि मुशाहिद हुसैन साहब की क्या क्वालिफिकेशन थी। 99 के कू के बाद जो मुशर्रफ ने किया, 9 साल मुशाहिद हुसैन परवेज मुशर्रफ का राइट हैंड मैन रहा, डिक्टेटर का, और सेनेट इलेक्शन में आते ही 2 दिन बाद उन्हें, इनकी जमात में आते ही 2 दिन बाद टिकट दे दिया गया सेनेटर। मेरे भाई को बहुत बड़ी गलती हो रही है। अजराए करम अपनी दुरुस्तगी फरमा लें। जिस मुशाहिद को सेनेट का टिकट दिया गया है वो मुशाहिद हुसैन नहीं, वो मुशाहिदुल्लाह खान है, जो मुशर्रफ के खिलाफ बरसरे पैकार रहा। और जब वजीर आजम नवाज शरीफ को माजूल करके उनके केसेस लाहौर में चल रहे थे तो आमरीयत के खिलाफ पहला एहतजाज करने वाला मुशाहिदुल्लाह खान था, जिसे आज नवाज शरीफ ने सेनेट का टिकट दोबारा दिया। सैयद की बात कर रहे हैं, वो पिछली बार हुआ था। वो वैसे बात उनकी ठीक है, क्योंकि पिछली बार जब वो तशरीफ लाए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में वापस 2 दिन पहले, और उन्होंने शर्त रखी थी कि मुझे सेनेट का टिकट दिया जाएगा, तो आपकी क़यादत ने मान लिया, उनको सेनेट का टिकट मिल गया, वो सेनेटर हो। आज तो मुशाहिदुल्लाह खान की बात कर रहे हैं ना हम। मुशाहिदुल्लाह खान बमुकाबिल लियाकत तरकई की बात कर रहे हैं कि दोनों की क्या क्वालिफिकेशन। एक शख्स ऐसा है जो आमरीयत से बरसरे पैकार रहा है, और एक की क्वालिफिकेशन ये कि उसका बेटा सीनियर वजीर है और वो एक कारोबार का किंग है। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, मैंने ब्रेक लेनी है। साहब इनसे ये पूछे कि मुशाहिद हुसैन किस पार्टी के सेनेटर हैं आज? वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जी मैं बता देता हूं आपको। तो वो 9 साल वो परवेज मुशर्रफ जिन्होंने इनको उठाकर इक़्तिदार में बाहर फेंका और उनके सहूलतकार रहे, उनको ये सेनेटर बना देते हैं अपने पार्टी के वर्करों का। वैसे आपसे सवाल जो है ना लियाकत तरकई का पूछा भाई, आपने जवाब देना है लियाकत तरकई का, आपने देना है फैसल सलीम का, आपने देना है ज़ीशान खानजादा का, आपने देना है मोहम्मद साहब का, आपने बहुत लोगों के जवाब देने हैं। अब्दुल कादिर का जवाब देना है कि अब्दुल कादिर साहब की नॉमिनेशन तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड से कैसे निकल गई, थ्रू कैसे हो गई, अप्रूव कैसे होगी, ये बता दो। वैसे तो ये डॉक्टर साहब मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का इशू जो है या राना मकबूल का, उस इशू पर मेरा व्यू ये है कि ये टिकट गलत दिए गए थे, नहीं होने चाहिए थे। लेकिन अब आपसे सवाल ये भी है कि अगर फर्ज करें कि मुशाहिद हुसैन सैयद पे आप एतराज कर रहे हैं, तो ये हफीज शेख साहब कौन है, ये बाबर अवान साहब कौन है, ये आजम सवाती साहब कौन है, ये फवाद चौधरी साहब कौन है? यही वो लोग थे जो मुशर्रफ साहब के साथ भी थे और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी थे। तो अगर ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का इशू है तो ये इतने लोग हैं आपकी पार्टी में, इसका क्या जवाब है आपके पास? ब्रेक के बाद दोबारा हजरत।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब फिर वही आपसे सवाल, सर ये अगर एक वर्कर को टिकट मिला था नजीबुल्लाह खटक को, और नजीबुल्लाह खटक जो है ना अमीर आदमी है लेकिन इतने ज्यादा नहीं है, तो जब आप उनसे टिकट वापस लेके एक अरबपति आदमी को टिकट जारी करेंगे तो सवाल तो होगा ना सर। फिर जब ये फराह खान के टिकट के बारे में भी सवाल लोग पूछेंगे कि इनका पार्टी के साथ ताल्लुक क्या है। अगर आप वर्कर्स की बात को इतना अहमियत दे रहे हैं तो फिर ये भी तो वर्कर्स ही पूछ रहे हैं। फैसल वाडा साहब के बारे में भी लोगों ने ये पूछा कि MNA है, वजीर हैं, और उनको आप सेनेट का टिकट भी दे रहे हैं, और बाकायदा आपके वर्कर्स ने, आपकी जो मैनेजमेंट है सूबाई, उन्होंने खत भी लिखा, और उसके बावजूद अगर ये पार्लिमानी कमेटी ये फैसला करती है, वज़ीर साहब ये फैसला करते हैं कि ये टिकट फैसल वाडा साहब के पास ही रहेगा, तो सर सवाल तो किया जाएगा फिर आपसे। नहीं, मेरा एक ऐड कर लें अगर इजाजत हो तो, कि फिर इसका भी तो सवाल होगा ना, फिरदौस आशिक अवान साहबा पे भी सवाल होगा, मुशर्रफ का, गुलाम सरवर खान पे भी सवाल होगा, शेख रशीद पे भी सवाल होगा, जुबैदा जलाल पे भी सवाल होगा, हफीज शेख पे भी सवाल होगा। आपकी पार्टी में आदम सवाती के 100 लोग हैं। नहीं, आप कहें बात मैं उनसे कह रहा हूं कि उन सवाल उन पे भी होगा। डॉक्टर साहब देखिए चोई साहब पहले मैं इस कॉन्टेक्स्ट में मुशाहिद हुसैन की बात कर रहा हूं कि उन्होंने परवेज मुशर्रफ का साथ दिया, वो परवेज मुशर्रफ जिन्होंने इनकी हुकूमत को उखाड़ कर प्राइम मिनिस्टर को रशीद ने साथ नहीं दिया जो वजीर दाखिला है, कमाल है। सुन लो ना मेरी बात चोई साहब, सुन ले जरा। हफीज शेख, आदम सवाती, जुबैदा जलाल, सरवर खान, फिरदौस आशिक अवान, बड़े ऑनरेबल लोग हैं सारे। जी जो आप सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, अगर PMLN में टिकट सेनेट का म्यार ये है कि उन लोगों को सेनेट का टिकट दो जो परवेज मुशर्रफ के साथ थे, उस परवेज मुशर्रफ के साथ जिसने नवाज शरीफ को हथकड़ी लगाई, और वो कारकुन जिन्होंने नवाज शरीफ का सामना किया, जिसमें मेरे वालिद भी थे मरहूम इम्तियाजुद्दीन डार, उन लोगों के साथ इन्होंने क्या किया पूछे इनसे। हैं वो लोग जो परवेज मुशर्रफ का सामना करते रहे, उनको उठा के बाहर फेंका इन्होंने, और वक्त आने पे मुशाहिद हुसैन जैसे लोग नवाजे जाते हैं PMLN में। मैं ये बात रख रहा हूं कौम के सामने। चोई साहब पूछे खुरम दस्तगीर से, मेरे वालिद की कुर्बानियां पूछे इनसे, नून लीग के लिए क्या किया नून लीग ने सियालकोट में, उनके साथ परवेज मुशर्रफ को उन्होंने फेस किया था सियालकोट में। चोई साहब ये वर्करों का खून करते हैं लीडर्स एंड पे आने पे। ये मैं कौम के सामने और आपके सामने बात रख रहा हूं, ये नहीं कह रहा आज परवेज मुशर्रफ के साथी कहां हैं। अगर मुशाहिद हुसैन ने परवेज मुशर्रफ का साथ दिया तो मियां नवाज शरीफ का नहीं काम बनता था कैसे शख्स को सेनेट का टिकट देना जो परवेज मुशर्रफ का साथी था। वो परवेज मुशर्रफ जिसने उन्हें उम्र कैद की सजा करवाई, हथकड़ियां लगा के जहाज के सीट के साथ बांधा, ये चीजें खुरम दस्तगीर से मैं बिल्कुल सही बात है। अब ऐसे डॉक्टर साहब सवाल ये है कि सिर्फ मुशाहिद हुसैन सैयद जो थे उनका ताल्लुक जनरल मुशर्रफ साहब के साथ नहीं था, आजम सवाती साहब भी थे, बाबर अवान साहब भी थे किसी न किसी हद तक, हफीज शेख साहब उनकी कैबिनेट का हिस्सा रहे, और उसके शेख रशीद साहब, गुलाम सरवर खान साहब, जुबैदा जलाल साहबा, ये सब लोग भी तो थे मुशर्रफ के साथ साथ। चोई साहब मैं बात कर रहा हूं पार्टीज के अंदर वर्कर्स का जो कत्ल किया जाता है उनकी एफर्ट्स का, PMLN का मैं म्यार दिखा रहा हूं, किन लोगों को वो सेनेट का टिकट देते हैं। कत्ल तो हम देख रहे हैं ना, अकबर एस बाबर का कत्ल देख रहे हैं आजकल हमारे साथ आंखों के सामने हो रहा है, हम फौजिया कसूरी का कत्ल देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो ये जो कहानी है इसको एक जगह पर रखें। अभी जवाब ये है कि हुक्मरान पार्टी का सेनेट का टिकट देने का मयार सिर्फ ये है कि वो खरबपति हो, वो वोट खरीद सके, और जब उस तरह के टिकट उन्होंने अवार्ड कर दिए उसके बाद इन्हें मालूम हुआ कि जनाब यहां तो प्रोटेस्ट हुआ है, अब जो है एक सर्कस बन गया है, एक का टिकट आ रहा है एक का टिकट जा रहा है, सेनेट का इलेक्शन भी सर्कस बन गया है, टिकट आ रहा है टिकट जा रहा है, पूरी हाकमियत का सर्कस बन गया है। इसको साइड पर रख दे। अब सवाल ये कि फैसल वाडा साहब क्यों सर, तो इसमें भी तो वर्कर एहतजाज कर रहे हैं ना। साहब मेरी बात सुने, एक तो ये बात आप तस्लीम करें, हलाल की कमाई से अगर कोई शख्स अमीर है तो उस पर कोई बुराई नहीं है। कम अज कम कैलबरी फंड लगा के जेली ट्रस्ट डीडें लेके और इवेंट फील्ड डिपार्टमेंट्स की तरह ये हजूर मेरे जराए लोग इस तरह के नहीं है हमारे पास। हलाल की कमाई जिसके पास भी है पाकिस्तानी। सैफुल्लाह अबू साहब जो है ना उनके खिलाफ नैब के केसेस है सर, वो जो अब्दुल कादिर साहब से उनके खिलाफ भी केसेस है करप्शन के। नहीं लेकिन क्या साबित हुए, बताए ना, साबित हुए या तो कहे ना कि वो मियां नवाज शरीफ की तरह सजायाब के केस हैं। चोई साहब बात ये वैसे है इधर क्या साबित हुआ है किससे का? हाँ कोई कहीं भी कुछ साबित नहीं हुआ। देखें बार बार बात इसी पे उठेगी
कि क्या तहरीके इंसाफ के कारकुनों को इन्होंने टिकट दिए? नहीं दिए। इन्होंने अमीर लोगों को टिकट दिए। हमने अपने कारकुनों को जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया हमने उनको टिकट दिए। साफ और सीधी बात है। और अब हमारे ऐसे लोग नहीं हैं जो कोई कहते जी चंद लाख रुपया भी खर्च करके किसी को खरीद सकें। यहां जो पीटीआई है इन्होंने पिछली दफा भी देखिए ना, बड़ी दिलचस्प बात है सर पिछली दफा तो आपकी तरफ से भी सर देखिए कैप्टन शाहीन साहब पार्टी के साथ क्या ताल्लुक है सर उनका? उनकी पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन है ना सर वक्त वो देते शरीफ रहे। फैमिली के लिए है ना? जी जी शरीफ फैमिली के लिए कंट्रीब्यूशन है सर? नहीं, सर लेकिन पार्टी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन? असल इशू ये है, सर राना मकबूल साहब पार्टी के लिए क्या हमने कंट्रीब्यूशन? वीडियोस देखी हैं जिसमें पैसे देने वाले पीटीआई, लेने वाले पीटीआई, वीडियो बनाने वाले पीटीआई, वीडियो लीक करने वाले पीटीआई। तो उस पर तो तहकीकात हो रही है ना, वो इलेक्शन कमीशन करेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता जॉय साहब कि एक पार्टी का गंद वीडियो की सूरत में पूरी कौम के सामने आ जाए और वो फिर अपने गंद की बुनियाद पर कहे कि सारी सियासत गंदी है। ये नहीं देखिए देखिए बात ये है कि उनकी पार्टी का फैसला है ना सर, वो जिसको टिकट दे रहे हैं, जिस तरह आप टिकट दे रहे हैं आपसे कोई नहीं पूछ रहा, वो भी दे रहे हैं उनसे कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन ये जो मरीम साहबा ने आज उनकी ट्वीट है सर, ये बड़ी वैसे मेरा ख्याल है ये खासी अलार्मिंग है और परेशान कुन है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको अदलिया पे जो आला अदलिया उसके ऊपर यकीन ही नहीं। उन्होंने कहा दुआ और उम्मीद है कि एक फ़र्द की ख्वाहिश पर एक जमात को रिलीफ देने और हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए पूरी अदलिया की साख को दाव पर नहीं लगाया जाएगा। सर ये आपको कैसे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो दाव पर लगा देगी अदलिया की साख को? अभी तो फैसला हुआ ही नहीं जी। लेकिन आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनकी हर रोज़ की ज़ाहिर है कार्रवाई बाकायदा इशू होती है और उसमें जो कहा गया, इलेक्शन कमीशन अपनी राय दे चुका था कि इस जो ओपन वोटिंग के लिए एक आईनी तरमीम की जरूरत है। बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने कहा जवाब दिया। लेकिन अब कोर्ट ने पहले कहा कि जी पूरा का पूरा कमीशन पेश हो और कोर्ट का ये कहना, मैं बड़े एहतराम से अर्ज करूंगा, कोर्ट का ये कहना कि इलेक्शन कमीशन ने रीथिंक करे अपनी पोजीशन। तो क्या फर्क पड़ता सर रीथिंक कर रहा है? और अगर आइन में गुंजाइश नहीं होगी तो इलेक्शन कमीशन कैसे कहेगा कि गुंजाइश है? इलेक्शन कमीशन की सॉवरेंटी का भी तो एहतराम करना है ना कोर्ट ने, वो भी तो एक इदारा है। अब कोर्ट अगर उसको ये कहेगा कि नहीं आप रीथिंक करें, आप दोबारा सोच तो आपका ख्याल ये है कि अदालत जो है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है? जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक इदारा खुद मुख्तार इदारा अदलिया, उसको एक और खुद मुख्तार इदारे को इस तरह दबाव में नहीं लाना चाहिए जबकि वो इदारा अपनी बाकायदा राय इन राइटिंग अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर रहा है। कोर्ट ने उनको जो दोबारा बुलाना है, ट्रस्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट? नहीं, हमें उसमें पूरा ट्रस्ट है। हम सिर्फ कह रहे हैं कि इस तरह का दबाव जो है वो बड़ा अफसोसनाक है। ठीक, और यानी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं अदालत के सामने? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये दबाव अफसोसनाक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी डायरेक्शन के मुताबिक कोर्ट को चलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं हमारी एक राय है एज ए पॉलिटिकल पार्टी जिसने 1,28,00,000 पाकिस्तानियों के वोट लिए हैं कि ये जो तरीकेकार है कि एक खुद मुख्तार इदारा अदलिया दूसरे खुद मुख्तार इदारे एक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको इस तरह बार बार कोर्ट में बुलाकर और रीथिंक करने का कहकर ये अफसोसनाक है। ये दोनों इदारों के दरमियान जो इस तरह की जो तनाव है ये ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने एक ब्रेक लेनी है। डॉक्टर साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगर कल खुदा ना खास्ता, या मैं खुदा ना खास्ता नहीं कहता, अपने अल्फाज वापस ले लेता हूं, डर भी जाता हूं ना जी फौरी तौर पे, अगर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला आ जाता है कि ऊपर बैलेटिंग के जरिए ही ये इलेक्शन होगा, तो जाहिर है फिर अब तो ये पीडीएम की तरफ से एतराज़ किया जाएगा, क्योंकि आज उन्होंने एतराज़ का पहला कलमा उठा दिया, कह दिया। तो आप कहीं ऐसा ना हो, हम ऑलरेडी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर चुके हैं, आपके ऊपर ये ना हो कि फेवरेटिज्म और अदालत के ऊपर फेवरेटिज्म का ये इल्जाम लगा दे। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक बारा आदत होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये अगर फैसला आपकी फेवर में आ गया तो मुझे लगता है पीडीएम तो पहले से तैयारी कर रही है। देखिए चोई साहब, ये फैसला पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की फेवर में आएगा। खुर्रम दस्तगीर साहब की जमात वोट को इज्जत दो का नारा लेके आई और जो हकीकी मायनों में वजीर आजम इमरान खान हमारी जमात वोट को इज्जत देना चाह रही है। शो ऑफ हैंड्स मिसाके जमहूरियत में इन्हें पूछे ना, शिक नंबर 6 पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ने खुद ये साइन किया कि हम सेनेट इलेक्शन को भी शो ऑफ हैंड्स या ओपन बैलेटिंग जिस तरह भी है शफाफियत की तरफ लेके जाएंगे। क्या यह बात किसी से ढकी छुपी है? किस तरह की खरीदो फरोख्त जो है ये सेनेट इलेक्शन में की जाती है, जमीर फरोशी का बाजार गर्म रहता है, तो इन्हें खुश होना चाहिए। जो वोट को ये इज्जत दो की बात कर रहे थे वो हम देना चाह रहे हैं। भाई सारी खरीदो फरोख्त तो आपकी पार्टी भी हुई है, वीडियोस तो आपकी पार्टी की आई हैं, हमारी तो नहीं आई। वो पुरानी है जी, इस बार नहीं हो रही।
वैसे साइड ये पे जो करें। इस्लामाबाद का इलेक्शन है ना सर, यूसुफ रजा गिलानी साहब का और हफीज शेख साहब का, ये बहुत सारी चीजें तय कर देगा। 12 वोट चाहिए यूसुफ रजा गिलानी साहब को इलेक्ट होने के लिए मजीद, और 12 वोट जाहिर है फिर वो आपकी पार्टी देगी या कॉफ लीग देगी या एमकेएम देगी। और अगर वो 12 वोट उनको मिल गए तो इसका मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट की जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी फिर उसके बाद। देखिए जोई साहब, खरीदो फरोख्त में तो पीपल्स पार्टी माहिर है। पिछले सेनेट इलेक्शन में इनकी एक सीट नहीं थी केपी में बनती, पीपल्स पार्टी वालों की 2-2 सेनेटर्स इनके जीते। तो ये तो बादशाह खरीदो फरोख्त के, कुछ भी हो सकता है। यही वजह कि ये हमारा साथ नहीं दे रहे, क्योंकि आप अपने एमएनएस पे ट्रस्ट नहीं है वैसे? देखिए, वो दूसरी जमातों के भी आप नाम ले रहे हैं, हमारे तो इंशाल्लाह हमारे साथ ही हैं। पीएमएलएन के भी बिकेंगे। देखिए क्या कौन कौन से बिकते हैं ये देखें आप। मकसद ये है कि ये शायद ये सोच रहे हैं कि हमें लेकिन अब अपनी सवाल रियासत के पास, देखिए चोई साहब, हुकूमत के पास वसाइल तो अगर आपके इत्तेहादी बिके तो फिर तो आपको परेशान हो जाना चाहिए। देखिए, इत्तेहादियों ने भी क्यों बिकना है? हर एक को अपने अपने मंशूर, अपनी अपनी जमात की फिक्र है। इसलिए देखना ये होगा कि फाइनली पीपल्स पार्टी वाले किन के लेकिन सर इशू ये है कि ये सबसे ज्यादा जो परेशानी यहाँ पे जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो इस्लामाबाद है, यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, और इसीलिए आप चाहते हैं कि ओपन बैलेटिंग हो, क्योंकि अगर ओपन बैलेटिंग नहीं होगी तो यूसुफ रजा गिलानी साहब जी चाहेंगे तो ये एक अदम एतमाद होगा गवर्नमेंट के ऊपर, और फिर तो गवर्नमेंट की कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी। देखिए, हालिया इलेक्शन में देखे ना, कहाँ थी ये यूसुफ रजा गिलानी, और मुल्तान में क्या हुआ? ये सारा अवामी सियासत में तो ये रद्द कर दिए गए हैं, पब्लिक ने तो इन्हें वोट ही नहीं किया। उधर से ये रिजेक्ट हुए हैं, अब सेनेट में आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला देखेंगे आप ये सेनेट में भी रिजेक्ट होंगे। तो ये कहना कि शायद यूसुफ रजा गिलानी कोई बहुत बड़े लीडर हैं और वो सेनेट में आ रहे हैं। सवाल ये है कि आपके एमएनएस ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ पीटीआई का जो वर्कर होगा, वो जो उम्मीदवार होगा उसको वोट देंगे। अभी तो आपके एमएनएस ओपनली कह रहे हैं ना जी कि हफीज शेख साहब का पार्टी के साथ ताल्लुक ही नहीं, उन्होंने पार्टी का हल्फ ही नहीं उठाया, पार्टी की मेंबरशिप नहीं ली, इसके बावजूद वो सेनेटर मुंतखब हो रहे हैं, और उससे पहले वो वाकई वजीर भी हैं, और ये वही हफीज शेख साहब हैं जो वजीर रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब की कैबिनेट में। तो अब आप खुद सोचिए कि आपका अगर वोट होता तो क्या आप हफीज शेख साहब को दे देते? देखिए, हफीज शेख साहब की जहां तक बात है आपके सामने, अगर आज हमारे अदादो शुमार बेहतर हुए, इकोनॉमी के इशारिये बेहतर हुए और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारा क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनकी इकोनॉमिक टीम को जाता है। तो सर उनको पार्टी में शामिल कर रहे हैं ना आप, यानी वो आपकी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन आपके टिकट पे वो वजीर बन रहे हैं, इलेक्ट हो रहे हैं, सेनेटर बन रहे हैं। वो जो इस पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, जो शख्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का झंडा लेके आगे बढ़ रहा है, तो वो क्या उसको पीटीआई का मेरी तरह ये स्ट्रोल आप पहनाएंगे या पीटीआई का परचम गले में पहनेगा तो वो पीटीआई में हो? सर वो पैराशूटर आप खुद कहते थे, पैराशूटर भी एक टर्म थी, आपको याद नहीं है? 5-6 साल तो आप मसलसल ये कहते रहे कि पैराट्रूपर्स आते हैं, पार्टी के अंदर रास्ता बनाते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठते हैं, ब्रीफ केस लेते हैं, चले जाते हैं। आप वर्कर हैं, पिछले 15-20 साल से आप पार्टी के अंदर हैं, तो आपको टिकट मिलना चाहिए था। ये चोई साहब, मुझे तो टिकट मिल रहा था, मैं क्यों अपना हल्का छोड़ता? मैं ख्वाजा आसिफ साहब को क्यों फ्री हैंड दूं? मुझे सियालकोट के 1,15,000 लोगों ने वोट किए, तो वो लोग मुझसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं मैं सेनेट में चला जाऊंगा। तो सेनेटर्स का तो कोई हल्का नहीं होता। मैं अवामी पॉलिटिक्स पे यकीन रखता हूं, इसलिए मैंने फैसला किया मैं सियालकोट के लोगों की आपको वैसे करूंगा। आपको फैसल वाडा साहब को समझाना चाहिए जो अपना हल्का छोड़ रहे हैं, वहां से इलेक्ट हुए हैं, वो छोड़ के सेनेट के टिकट पे सेनेटर बन रहे हैं। सर देखिए, ये तो फैसल वाडा को देखना है कि उनको सेनेट की पॉलिटिक्स ज्यादा सूट कर रही है या हल्के की। मुझे सियालकोट के लोगों ने प्यार मोहब्बत दिया पिछले इलेक्शन में भी, तो इसलिए मैं उनका कर्जदार हूं, मैं उन्हें तनहा नहीं छोड़ के जा सकता। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इंशाल्लाह ताला अगले इलेक्शन में भी जो भी पीएमएलएन का यहां से उम्मीदवार होगा सियालकोट से, उसके मुकाबले इंशाल्लाह ताला कंटेस्ट करूंगा। कौन सा ये फरमाइए सर, ये यूसुफ रजा गिलानी साहब का क्या फिनामिना है? वो या तो आप पीपल्स पार्टी से कहते हैं उनको पंजाब से लड़वाएं, या फिर वो उनको सिंध से लड़वाएं। ये जो इस्लामाबाद लेकर आ रहे हैं और फिर आपकी पूरी कोशिश है कि सीक्रेट बैलेटिंग होनी चाहिए, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे कम से कम 15 वोट तो खरीदे जाएंगे। जो सब हमारी क्या कोशिश है, ये आईने पाकिस्तान ये कहता है कि सीक्रेट बैलेट होगा, ये कानून है, राइज कानून ये है। अनलेस कोई फ़र्क फैसला सुप्रीम कोर्ट कर दे
लेकिन राइज कानून ये है कि सीक्रेट बैलेट होगा, तो लिहाजा उसके अंदर सब लोगों की ये कोशिश है। जिस तरह हमने वज़ीर आज़म का कैंडिडेट भी खड़ा किया, हमने सदर का कैंडिडेट, हमें मालूम था कि भी मुश्किल है, डिफ़िकल्ट हालात हैं, लेकिन ऐसे मामलात में आपने मुकाबला तो करना है और पूरी तरह पूरी मज़ामत करनी है, और फिर देखिए आगे अल्लाह ताला अपना करम करता है। वैसे गिलानी साहब जीत जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं मालूम, देखिए अंदाजा उनको नहीं, मुझे नहीं अंदाजा कि वो देखिए इस वक्त जो है यहाँ पे वोट ही नहीं है। जो लास्ट देखिए, एक तो ये है कि हुकूमती इत्तेहाद से मैंगल साहब बाहर आ गए, 4 वोट वहाँ कम हुए हैं, तो ज़रूर एक अपॉर्चुनिटी बनी है कि हुकूमत की जो मेजॉरिटी है वो एक तो बहुत कम हो गई है, और ये एक मौका बन रहा है एक टेस्ट करने का कि क्या गवर्नमेंट के बाद अभी भी मेजॉरिटी है या नहीं है। तो ये खुलकर बात सामने 3 मार्च को सामने। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तहरीक अदम एतमाद का एक रास्ता दे, आप टेस्ट कर रहे हैं कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए तो इसका मतलब ये है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। नहीं, असल मकसद तो मज़ामत है, लेकिन यस, इसका एक दूसरे दर्जे का नतीजा ये है कि पार्लियामान में इमरान खान की मेजॉरिटी टेस्ट हो जाएगी 3 मार्च को। क्योंकि ये भी एक अजीब ये बातें हैं जो गर्दिश कर रही हैं कि जब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि हम अदम एतमाद की तरफ जाते हैं, तो आप लोगों ने कहा कि यहाँ से टेस्ट कर लें कि क्या वाकई आपके पास वोट्स हैं या नहीं है, और अगर 12 वोट ज़्यादा मिल जाते हैं उनको, या 13 जो 14 या 15 वोट ज़्यादा मिल जाते हैं गिलानी साहब को, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की शक्ल में आपने अदम एतमाद एक विन कर लिया, और आसिफ अली ज़रदारी साहब की बात दुरुस्त साबित होगी फिर। जी, तो ये तो फिर अगर ये हुकूमत की अपनी कमजोरी जाहिर हो जाएगी ना, कि वो अब अगर अपने इत्तेहादियों को साथ नहीं रख सके, और इन इत्तेहादियों की सिचुएशन आपके सामने है कि एमक्यूएम के जो पार्लिमानी लीडर हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं ये कहते हुए कि मुझे जवाब बताया जाए कि हम हुकूमत में क्यों हैं। भाई आपको जवाब नहीं मालूम आप हुकूमत में क्यों हैं? या जो काफली के इनके इत्तेहादी हैं वहां भी बहुत सीरियस सिचुएशन, तो आज तक भी गवर्नमेंट के साथ। नहीं, तो मैं यही कह रहा हूं ना कि वो सारे इश्यूज जो हैं, जब एक जगह एक मौका बन रहा है, एक मौका आ रहा है, अगर वो ये समझते हैं कि उनको आपका साथ देना चाहिए तो खुल के आपके साथ आए। जी, तो शायद 3 मार्च के बाद वो मौका बन जाए कि वो खुल जाए, और वो जो है इश्यूज। बात तो ये कि एक टेस्ट होने जा रहा है हुकूमत की मेजॉरिटी का पार्लियामान में। लेकिन आप मॉरली इसको ठीक समझते हैं सर कि दूसरी पार्टी के वोट हासिल करने, और वो भी खुफिया तरीके से हासिल करने? जी नहीं, अगर दूसरी पार्टियों के लोग वोट देना चाहते हैं गिलानी साहब को, तो जो हमारे फाउंडर्स की या जो आइन लिखने वालों की जो मंशा है वो यही है कि भाई एक ओपन वोट हो। क्योंकि देखिए ना जॉय साहब, यहाँ 2-3 चीजें हैं। यहाँ पीटीआई ने अपना जो इनके वोट खरीदने की वीडियोस जो हैं, जिसकी एविडेंस अब मौजूद है, वो सर पिछले वो सुनिए ना, देखिए उसकी बुनियाद पर कोशिश किया कि ये अपना जो उनकी पार्टी का गन था वो तमाम सियासत पर डाल दिया जाए। लेकिन यहाँ सीक्रेट बैलेट में ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि जो गैर आईनी तरीके से दबाव होते हैं उनसे भी तो बचने का तरीका है, मैनिपुलेशन भी है, बचने का तरीका भी है। तो ये जो वोट है, सिर्फ ये नहीं कि यहाँ सिर्फ खरीदो फरोख्त होनी है, यहां दूसरे प्रेशर भी आने हैं। तो अगर एक सीक्रेट बैलेट होता है, देखिए अगर आप ये समझते हैं कि जमीर की वजह से भी कुछ लोग आपका साथ दे सकते हैं, वो गवर्नमेंट के साथ खुश नहीं है, उनको महसूस होता है कि इमरान खान साहब या उनकी क़यादत जो वो ठीक काम नहीं कर रही, तो वो आपका साथ देते हैं, आप समझते हैं कि आपका स्टांस ठीक है। तो सर जो सादक सजलानी साहब का जब इशू हुआ था उसमें 14 वोट आपके गायब हुए थे, तो वो भी तो हो सकता है जमीर की आवाज़ पे वो लोग आपके साथ शामिल ना हुए और उन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। उस वक्त तो आपका ख्याल ये था कि ये बिक गए। तो इसीलिए हमने ये कहा कि अगर आप वाकई संजीदा हैं ओपन आइडेंटिफाइल बैलेट्स में, तो फिर कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लेके आए, जो ये 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए जॉय साहब। इन्होंने 26 अक्टूबर को दाखिल की पार्लियामान में, फिर ये 4 महीने पार्लियामान का इजलास बुलाना भूल गए। उसके बाद जिस दिन इसकी डिबेट होनी थी, 3 वज़रा ने तकरीरें फरमाई, और उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि जी कोरम नहीं है। पहली दफा पार्लियामान की तारीख में वफाकी वजीर ने कोरम कॉल किया और हुकूमती पार्टी ऐवान से फरार हो गई, और ऑपोजिशन की वजह से कोरम कायम रहा। हमने कहा आए बात करें, लेकिन हमें 1 घंटा एहतजाज करना पड़ा सिर्फ एक ऑपोजिशन लीडर की तकरीर के लिए, और फिर गवर्नमेंट ने सेशन जो है वो प्रोरोक कर दिया। तो ये हुकूमत संजीदा नहीं है, और ये जो जहरीला सर्कस है ना नालायकी का और माफिया सरपरस्ती का, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए अगर इसका एक तरीका बनता है 3 मार्च को, तो देखेंगे हम आगे बढ़ सकेंगे। डॉक्टर साहब मुझे लगता है आपके वोट सर चोरी हो जाएंगे इस बार। अगर एक ही ऑप्शन है आपके पास कि अगर अदालत आपको सपोर्ट कर देती हैं या वो फैसला कर देती हैं कि ये जो खरीदो फरोख्त है ये बंद होनी चाहिए और खुफिया राय दही नहीं होनी चाहिए, हाथ उठाएं, तो उसमें हो सकता है कोई फेस सेविंग हो जाए। नहीं तो वैसे तो मुझे इनके हालात थोड़े से मुश्किल ही लग रहे हैं आपके।
देखिए चोई साहब, ये तो अब पाकिस्तानी कौम देखेगी कौन सी जमात और किस जमात का लीडर वाकई वोट को इज्जत देना चाह रहा था, ज़मीर फरोशी का बाजार हमेशा हमेशा के लिए बंद करना चाह रहा था। ये तो फैसला अब हो जाएगा और 3 मार्च को भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले 19 फरवरी को जो डस्का जिला सियालकोट में इलेक्शन हो रहा है, खुर्रम दस्तगीर साहब से कमिटमेंट लें, ये जो इलेक्शन हारने जा रहे हैं, बुरी तरह इलेक्शन ये हारने जा रहे हैं। फिर तो नहीं कहेंगे हिलाई में लूका आ गई थी, फिर तो नहीं कहेंगे धांधली हो गई थी। क्यों खुर्रम दस्तगीर साहब आप बड़ी जोर लगा रहे हैं? सर आपके लिए बुरी खबर यह भी है कि सिंध में अभी आप हार गए हैं। एक गैर सरकारी जो नताइज निकले हैं वहां पे वो हलीम आदिल शेख साहब की पूरी कोशिश के बावजूद आप हार गए हैं। तो पशीन के अंदर भी ये सूरत हाल है। तो कहीं ऐसा ना हो कि सर ये 19 तारीख को आपके खिलाफ फैसला आ जाए। ये जो सियालकोट में इलेक्शन हारने जा रहे हैं, आप मेरे भाई से कमिटमेंट ले लें कि अगर ये हार गए दोनों इलेक्शन तो ये खुश दिली से नताइज को कबूल करेंगे, क्योंकि वफाकी हुकूमत भी इनकी है, सूबाई हुकूमत भी इनकी है, तमाम इंतजामिया इनकी है। ये कमिटमेंट दे देंगे, ये कहेंगे कि अच्छा जी हम खुश दिली से हार गए। डॉक्टर चंद सेकंड आगे फरमाइए, जवाब दीजिए। चोई साहब, हमने तो हमेशा नताइज कबूल किए हैं। यही कंटेनर लेके आए हुए हैं रोडों के ऊपर, जी धांधली होगी, कभी किसी का नाम लेते हैं कभी किसी का नाम लेते हैं। हमने तो हमेशा नताइज कबूल किए हैं। 2013 साहब आपका शुक्रिया खोसद, आपने सुनी। फैसला खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।